हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था द स्काई इज़ फॉलिंग नाम का चैप्टर, जिसमें एक रैबिट के ऊपर जब एक नट गिरता है ट्री से, जिस ट्री के नीचे वो सोया होता है, तो रैबिट को लगता है कि जो स्काई है वो फॉल होने वाला है और वो डर के मारे भागना शुरू कर देता है। और रास्ते में उसे जितने भी एनिमल्स मिलते हैं उन सबको रैबिट से ही बताता है कि जो स्काई है वो गिरने वाला है, फॉल होने वाला है, और इस वजह से जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो भी डर के भागने लगते हैं। लेकिन लास्ट में जो किंग होता है उस फॉरेस्ट का, यानी कि लायन, वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे रैबिट को एग्जैक्टली लगा था कि स्काई यहाँ पे फॉल होने वाला है, और वो वहाँ पे देखता है तो हंसता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक नट पड़ा होता है, कोई स्काई नहीं गिरा होता। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 12, जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है और जिसका नाम है द स्नेल हाउस। इसमें हम एक स्नेल की स्टोरी पढ़ेंगे। स्नेल, जिसको दुनिया का सबसे स्लोएस्ट एनिमल कहा जाता है। जो स्नेल होता है वो इस संसार का सबसे धीमा चलने वाला एनिमल है, जिसपे काफ़ी सारी प्रॉवर्ब्स भी बनी गई हैं। अगर कोई सुस्त होता है, कोई लेज़ी होता है, या किसी की जो चाल है वो धीमी होती है, तो हम उसे बोलते हैं एज स्लो एज अ स्नेल। तो स्नेल जो है वो अपनी स्पीड के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका वार्म अप सेक्शन। हेल्प द स्नेल टू रीच द ट्री। आपको क्या करना है, ये स्नेल है, अब आपको इस स्नेल को यहाँ पे ट्री बना हुआ है उस तक पहुँचाना है। आपको इस स्नेल की हेल्प करनी है इस ट्री तक पहुँचने के लिए, और आपको इसके लिए ऐसे रास्ता ढूंढना है कि ये कहाँ से जाके और उस ट्री तक पहुँचेगा। तो ये आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में। इसके बाद अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्लाइमी एंड स्लिपरी, स्नेल्स आर सच फन, स्लोली दे मूव, दे कांट इवन रन। तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली एक पोएम फॉर्म में है। तो पोएम में फर्स्ट 4 लाइन्स में क्या कहा जा रहा है, स्लाइमी एंड स्लिपरी। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्नेल की बात हो रही है कि जो स्नेल होता है वो बहुत स्लाइमी, मतलब सोपी टाइप का होता है। जैसे जब हम साबुन को पकड़ते हैं तो वो हमें चिकना लगता है ना, वो कभी कभी हमारे हाथ से फिसल भी जाता है क्योंकि वो स्लिपरी होता है। इसलिए स्लाइमी और स्लिपरी, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं स्नेल के लिए, कि स्नेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फन होते हैं, उनको टच करना बहुत फ़नी होता है, क्योंकि उनको टच करने से एक स्लाइम और स्लिपरी वाली फीलिंग आती है। स्लोली दे मूव, दे कांट इवन रन, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और वो भाग भी नहीं सकते। मतलब भागना तो बहुत दूर की बात है, जो स्नेल्स हैं वो इतना धीमे चलते हैं कि जो आंट होती है वो भी उनसे आगे निकल जाती है। लीविंग देयर ट्रेल बिहाइंड एज दे गो, यू कैन सी वेयर दे हैव बीन एंड हाउ वेरी स्लो। जब स्नेल वॉक करते हैं अपनी धीमी स्पीड से, तो वो अपने पीछे अपनी ट्रेल को छोड़ते हुए चलते हैं। मतलब जब वो वॉक करते हैं तो अपने पीछे अपनी निशानी छोड़ते हुए चलते हैं, उस जगह पे निशान बनाते हुए चलते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी स्नेल का पीछा कर रहे हो तो वो स्नेल आपकी नज़रों से ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्नेल है वो जिस रास्ते से गया है उस रास्ते पे उसकी पहचान बनी होती है, और उस रास्ते को फॉलो करके आप बहुत ईजिली स्नेल तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो अपनी ट्रेल छोड़ता चलता है अपने पीछे, कहाँ, जहाँ भी वो जाता है, और आप उसे देख सकते हो कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो बहुत स्लोली जाता है। मतलब अगर आप काफ़ी देर का रेस्ट भी ले रहे हो और स्नेल आपसे काफ़ी आगे भी निकल गया, तो भी आप उसके निशान को फॉलो करके उस तक बहुत ईजिली और बहुत कम समय में पहुँच सकते हो, क्योंकि वो बहुत धीमी गति से चलता है। ऑन देयर बैक इज़ आ शेल, इट्स रियली देयर होम, इट्स एवर सो स्मॉल बट इट गोज वेयर दे रोम। अब नेक्स्ट 4 लाइन्स में बताया गया है कि उनकी जो बैक है, उनकी जो पीठ है, उस पर एक शेल होता है, उस पर एक हार्ड कवरिंग होती है जो उनका घर होता है, और वो चाहे कितने भी छोटे हों लेकिन वो अपने घर को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। स्नेल की ये स्पेशलिटी होती है कि उनकी बैक पे जो उनका जो शेल होता है, जो एक हार्ड कवरिंग होती है ना, कठोर सा, मतलब टच करने में जो हार्ड लगता है, एक शेल होता है जो उनकी प्रोटेक्शन करता है। जब भी स्नेल को लगता है कि कोई एनिमी उनका पीछा कर रहा है या उनका शिकार होने वाला है, तो वो क्या करता है, उस शेल के अंदर घुस जाता है और वो शेल बंद हो जाता है।
अब जो शिकारी है वो उस पर चाहे कितने भी तीर चलाए, कितने भी चाकू चलाए, जो शेल है वो स्नेल तक नहीं उन चाकुओं का वार पहुंचने देता, और जो स्नेल की बॉडी है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि उसका जो शेल है वो इतना कठोर होता है कि उस पर कोई भी चोट असर नहीं करती। ये उनका घर होता है, वो रात को इसमें ही घुसकर सोते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो हमेशा अपना शेल अपनी पीठ पर लेके चलते हैं, क्योंकि वो उनका घर होता है। और स्नेल चाहे खुद साइज में कितने भी स्मॉल हो, लेकिन तब भी वो हमेशा कहीं भी घूमने जाएं, उनका घर उनके साथ ही जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको पोएम इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपको पोएम को पढ़ के स्नेल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। ये हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है और इन तीनों क्वेश्चंस में हमें 3 ऑप्शंस मिले हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट देखते हैं, द स्नेल्स हाउस इज अ। जो स्नेल्स का घर होता है वो क्या होता है, वो उनका शेल होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड, द स्नेल्स मूव। जो स्नेल्स हैं वो कैसे चलते हैं, वो बहुत स्लोली चलते हैं, बहुत धीमा चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, द स्नेल हाउस इज। जो स्नेल का घर होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं इसका, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और इसमें कुछ वर्ड्स आपको यहाँ गिवन है। अब इन वर्ड्स का यूज आपको कहाँ पे करना है, इन वर्ड्स का यूज आपको करना है नीचे जो सेंटेंसेस में आप ब्लैंक देख रहे हैं उनमें करना है। पहला देखते हैं क्वेश्चन, स्नेल्स आर सच आ। स्नेल्स कैसे होते हैं, स्नेल्स बहुत फनी होते हैं, फन आता है उनको छूने में। सेकेंड, स्नेल्स आर एंड। स्नेल्स कैसे होते हैं, स्नेल्स होते हैं स्लाइमी एंड स्लिपरी। थर्ड, द स्नेल्स लीव देयर बिहाइंड। स्नेल अपने पीछे क्या छोड़ते हुए चलते हैं, अपनी ट्रेल छोड़ते हुए चलते हैं। सी पार्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको क्या करना है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको पढ़ के ये बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज, द स्नेल्स हाउस इज वेरी लार्ज। जो स्नेल का घर होता है वो बहुत बड़ा होता है। नो, दिस इज फॉल्स। स्नेल का घर जो है वो बहुत छोटा होता है। सेकेंड, स्नेल्स कैन रन। स्नेल्स भाग सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। स्नेल्स भाग नहीं सकते, वो तो चलते भी बहुत स्लोली हैं। थर्ड, द स्नेल कॉल्स हिज शेल एज हिज होम। स्नेल का जो शेल होता है वो उसको अपना घर बताते हैं। यस, दिस इज ट्रू। फोर्थ, द स्नेल्स हैव देयर होम्स ऑन देयर बैक्स। स्नेल के जो घर हैं वो उनकी बैक पे होते हैं। यस, दिस इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम और एक्सरसाइज। आई होप आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं क्लास 3 की इंग्लिश बुक की वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री में इस समय कोविड पेंडेमिक फैला हुआ है। सो वी होप कि आप घर पर होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे एंड गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। सिंस अभी लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल्स बंद हैं एंड आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रही हैं, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए ये वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 1, जिसका नेम है आर्यन एंड शिवांश। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। सो दिस इज आवर चैप्टर 1 एंड दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, आर्यन एंड शिवांश। आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर्यन एंड शिवांश नाम के 2 भाइयों की कहानी है ये, जिसमें हम उनके फादर कैसे उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं एंड कैसे एक भाई दूसरे भाई को चीट करता है एंड उससे सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है। ये सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना वार्म अप एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है एक सिंपल सा क्वेश्चन जो चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा गया है, राइट 4 वर्ड्स टू डिस्क्राइब यू एंड योर फ्रेंड ईच। आपको 4 वर्ड्स में खुद को डिस्क्राइब करना है एंड 4 वर्ड्स में ही अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है। सो ये जो लेफ्ट पे कॉलम है, यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है कोई भी 4 वर्ड्स जिसमें आपकी क्वालिटीज डिस्क्राइब हो रही हो, एंड ये जो राइट में बॉक्स है इसमें आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है और उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज इन 4 वर्ड्स। ओके, सो वार्म अप सेक्शन सॉल्व करने के बाद अब हम अपना मेन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें एक स्टोरी बताई गई है एंड स्टोरी को पढ़ के हमें क्या सीख मिलती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज विद हिज 2 सन्स। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 2 बेटों के साथ रहता था। व्यक्ति बूढ़ा था एंड उसके 2 बेटे थे। The elder son Aryan was foolish, but the younger son Shivansh was clever. दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था आर्यन वो मूर्ख था, मीन्स वो इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन जो छोटा बेटा था शिवांश वो क्लेवर था, वो चालाक था एंड वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करता था किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन एक नेगेटिव वे में। मीन्स हम सबके पास इंटेलिजेंस होती है एंड हम कब यूज करते हैं जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन शिवांश अपनी इंटेलिजेंस को दूसरों का नुकसान करने में यूज करता था। सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। वन डे द ओल्ड मैन फेल इल। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कुछ बातें करता है। बूढ़ा व्यक्ति पहले शिवांश से बोलता है, शिवांश विल यू लुक आफ्टर आर्यन आफ्टर माई डेथ। शिवांश कौन होता है, उसका बड़ा बेटा। तो वो अपने बड़े बेटे से बोलता है, शिवांश क्या तुम मेरी डेथ के बाद अपने छोटे भाई आर्यन का ध्यान रखोगे? तो शिवांश कहता है, आई प्रॉमिस यू डैड। वो कहता है कि हाँ डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आर्यन का बहुत ध्यान रखूंगा। फिर वो आर्यन से बात करता है, बूढ़ा व्यक्ति मतलब फादर जो होते हैं, फिर वो छोटे बेटे से बात करते हैं एंड बोलते हैं, आर्यन यू शुड शेयर हाफ ऑफ एवरीथिंग यू हैव विद शिवांश। तुम्हारे पास जो भी है तुम्हें उसका आधा हिस्सा अपने भाई को देना है, शिवांश को देना है। तो शिवांश बोलता है, डैडी डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर हिम, कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। तो ऐसे वो अपने दोनों बेटों शिवांश और आर्यन से बातें करता है। शिवांश से प्रॉमिस लेता है कि वो आर्यन का ध्यान रखेगा और आर्यन से प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से या फिर जो भी उसके पास है उसमें से हाफ शेयर अपने भाई को देगा। आफ्टर अ फ्यू डेज शिवांश कॉल्ड आर्यन। थोड़े दिनों के बाद शिवांश आर्यन को बुलाता है। इन थोड़े दिनों में क्या होता है, उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है। अब घर में वो दोनों भाई ही रह जाते हैं, शिवांश और आर्यन। तो शिवांश आर्यन को बुला के बोलता है, आर्यन we have a cow and an apple tree. You can take the lower part of the apple tree and the front half of the cow. आर्यन, हमारे पास एक काऊ है और एक एप्पल ट्री है जो फादर छोड़ के गए हैं। अब उनकी विल के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अनुसार तुम एक काम करो, इन दोनों चीजों को हम हाफ हाफ बांट लेते हैं। तो तुम एप्पल ट्री का नीचे वाला पार्ट ले लो और जो काऊ है उसका फ्रंट पार्ट ले लो। आर्यन ये सुन के बहुत खुश होता है। आर्यन को लगता है कि उसका भाई उसके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है एंड जो भी वो उसे दे रहा है उसके भले के लिए ही है। तो वो एप्पल का लोअर पार्ट और काऊ का फ्रंट पार्ट लेके बहुत ज्यादा खुश होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यन वोक अप एंड वेंट आउट टू मिल्क द काऊ। शिवांश स्टॉप्ड हिम। अगली सुबह आर्यन उठता है और गाय का दूध निकालने के लिए चल पड़ता है, लेकिन शिवांश उसको रोक देता है। शिवांश बोलता है, आर्यन ओनली द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ इज योर्स, यू कांट टेक एनी मिल्क। वो कहता है शिवांश आर्यन से, आर्यन काउ का केवल फ्रंट पार्ट तुम्हारा है, तुम कोई भी दूध नहीं ले सकते क्योंकि जो बैक पार्ट है वो मेरा है एंड काउ
जो हम मिल्क करते हैं वो उसके बैक पार्ट की हेल्प से करते हैं। जो मेरा है, फ्रंट पार्ट तुम्हारा है, उसमें से कोई दूध नहीं आएगा, तो तुम इस काऊ का कोई भी दूध नहीं ले सकते। आर्यन वॉज वेरी हंग्री सो ही वेंट टू द एप्पल ट्री। आर्यन को बहुत भूख लगी होती है, तो वो क्या करता है, वो एप्पल ट्री की तरफ चल देता है। He wanted to take some fruits and eat. वो कुछ सेब लेना चाहता है, कुछ एप्पल्स लेना चाहता है उस एप्पल ट्री से, और जिनको खा के वो अपनी भूख मिटाना चाहता है। लेकिन जैसे वो एप्पल ट्री के पास पहुंचता है, शिवांश उसको फिर से रोक देता है। शिवांश बोलता है, आर्यन यू कांट टेक एनी एप्पल, ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री इज योर्स। वो बोलता है, आर्यन तुम कोई भी सेब नहीं ले सकते, क्योंकि इस ट्री का केवल नीचे वाला पार्ट तुम्हारा है, ऊपर वाला पार्ट मेरा है। एंड चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस ट्री पे जो एप्पल्स है वो देखिए केवल ऊपर वाले पार्ट में है। नीचे वाले पार्ट में तो क्या होता है, ट्रंक होती है, जड़ होती है पेड़ की, एंड जड़ पे कोई भी फ्रूट, कोई भी फ्लावर नहीं उगता है। अब कितनी आसानी से जो शिवांश है वो आर्यन को चीट कर देता है। वो उसको शेयर तो करता है अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसी चीजें शेयर करता है जो उसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होती। आर्यन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब आर्यन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ना वो काऊ का दूध ले सकता, ना वो एप्पल ट्री से फ्रूट्स ले सकता, तो वो करे क्या। He had tears in his eyes. उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। He walked to the river. A boatman felt sorry for him and took him to the city. रोता रोता वो एक रिवर के पास चला जाता है। वहां उसे एक बोटमैन मिलता है। बोटमैन कौन होता है, जो बोट चलाता है रिवर में। एक बोटमैन उसे मिलता है, वो उस पे दया खा के, तरस खा के उसको शहर ले जाता है अपनी बोट में बिठा के। अब तरस क्या खाता है, सिंस आर्यन के पास कोई भी पैसा नहीं होता बोटमैन को देने के लिए, लेकिन बोटमैन स्टिल उसको फ्री में शहर तक ले जाता है अपनी बोट में बिठा के। आर्यन वर्कड हार्ड एंड सून बिकेम रिच। शहर जाके आर्यन बहुत मेहनत करता है और जल्दी ही उसके पास बहुत सा पैसा आ जाता है और वो बहुत रिच हो जाता है। वन डे, एक दिन, he came back to meet his brother. वो वापस गांव आता है अपने भाई से मिलने के लिए। शिवांश was working in the neighbor's house. और जब वो गांव वापस आके अपने घर आता है तो वो देखता है कि शिवांश अपने नेबर, पड़ोसी के घर में काम कर रहा है। ये देखकर आर्यन शिवांश से पूछता है, शिवांश why are you working in the neighbor's house? तुम पड़ोसी के घर में क्यों काम कर रहे हो? तो शिवांश उसको बताता है, आर्यन on the day you left me there was a storm. The apple tree fell down and the cow died. I have nothing now. शिवांश उसको बताता है, आर्यन जिस दिन तुम गए उस दिन रात को एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान से जो एप्पल ट्री था वो गिर गया और जो काऊ थी वो मर गई और अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं पड़ोसी के घर में काम करके अपनी जीविका चला रहा हूँ। मीन्स कुछ मनी मैं वहां से काम करके कमा लेता हूँ। तो आर्यन बोलता है, डोंट बी सैड, आई विल हेल्प यू, कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शिवांश फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। शिवांश को अपने बिहेवियर पे बहुत सॉरी फील होती है। वो बहुत पछताता है कि उसने अपने भाई के साथ कितना बुरा किया था, लेकिन उसका भाई आज भी उसकी इस सिचुएशन में हेल्प करने को तैयार है। There were tears of repentance in his eyes. उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं अपने भाई का प्यार देख के। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि फैमिली लव ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक पर्सन के लिए उसकी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है एंड हमें कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड के साथ चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से उनका दिल दुखता है एंड अल्टीमेटली क्या होगा, आप भी अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। सो हमें हंसी खुशी एंड मिलजुल कर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए एंड हर बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एंड इसमें आपको 3 ऑप्शन मिले हैं। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है
एंड तीनों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ, बूढ़ा व्यक्ति कहाँ रहता था? सिटी में, टाउन में या विलेज में? सो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, जो ओल्ड मैन था वो विलेज में रहता था, सो ऑप्शन थर्ड वुड बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, आर्यन वॉज, आर्यन कैसा था? फुलिश था, स्मार्ट था या क्लेवर था? तो हमें पता है कि आर्यन बड़ा भाई होता है एंड जो बड़ा भाई था वो फुलिश था, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्यन वॉज फुलिश। थर्ड क्वेश्चन, शिवांश वॉज, शिवांश कैसे था? फुलिश, स्मार्ट या क्लेवर? अब आर्यन फुलिश था लेकिन शिवांश क्लेवर था, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकेंड, बी पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट नहीं है, मींस यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लैंक्स को आपको ऊपर दिए हेल्प बॉक्स की हेल्प से वर्ड्स फिल करने हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं, राइट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द ओल्ड मैन हैड, बूढ़े व्यक्ति के पास थे, कौन थे? बूढ़े व्यक्ति के पास 2 बेटे थे, बूढ़े व्यक्ति के 2 बेटे थे, सो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 2 sons। सेकेंड क्वेश्चन, वन डे द फेल इल, एक दिन कौन बीमार पड़ जाता है? एक दिन हमें पता है ओल्ड मैन बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओल्ड मैन। थर्ड क्वेश्चन, वॉक टू द सिटी, कौन शहर चला जाता है? तो जैसे कि हमने पढ़ा चैप्टर में, आर्यन दुखी होकर शहर चला जाता है, सो यहाँ पे हमारा थर्ड ब्लैंक में आएगा आर्यन। फोर्थ क्वेश्चन, इन द स्टॉर्म, तूफान में, द एप्पल ट्री फेल डाउन एंड द डाइड, तूफान में एप्पल ट्री गिर जाता है और कौन मर जाती है? उन दोनों के पास क्या होता है, एप्पल ट्री होता है और एक काऊ होती है, तो एप्पल ट्री गिर जाता है तूफान में और काऊ मर जाती है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ब्लैंक में आएगा काऊ। फिफ्थ क्वेश्चन, आर्यन वर्कड हार्ड एंड सून बिकेम, आर्यन मेहनत करता है और जल्दी ही वो क्या बन जाता है? यस, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो रिच बन जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ में रिच। सी पार्ट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, आपको इन चारों क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड फिर ये बताना है कि क्या ये जो बात कही जा रही है वो सही है, ट्रू है या फिर गलत है, तो आपको फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपना, द एल्डर सन आर्यन वॉज क्लेवर, जो बड़ा बेटा होता है आर्यन वो क्लेवर होता है? नो, आर्यन तो क्लेवर होता ही नहीं है, आर्यन तो फुलिश होता है, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ब्लैंक में हम लिख देंगे F फॉर फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, आर्यन हैड द लोअर पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री, आर्यन को एप्पल का लोअर पार्ट मिलता है? यस, शिवांश क्या करता है, बड़ी चालाकी से ऊपर वाला फ्रूट वाला पार्ट तो अपने लिए रख लेता है और लोअर पार्ट जो ट्रंक होती है वो उसको दे देता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, शिवांश हैड द फ्रंट पार्ट ऑफ द काऊ, शिवांश को काऊ का फ्रंट पार्ट मिला था? नो, शिवांश को तो काऊ का बैक पार्ट मिला था, उसने आर्यन को काऊ का फ्रंट पार्ट दिया था, सो यहाँ पे अगेन ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन, शिवांश वॉज वर्किंग इन द नेबर्स हाउस, शिवांश पड़ोसी के घर में काम करता था? यस, जब आर्यन शहर से वापस आया तो उसने देखा कि शिवांश पड़ोसी के घर में काम करके अपनी गुजर बसर कर रहा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर भी पढ़ा एंड हमने उसकी थीम समझी, प्लस हमने अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है एंड आई होप आपको चैप्टर या एक्सरसाइज में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। सो मिलते हैं ऐसी अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 6 में हमने पढ़ी थी द गोल्डन एग्स की स्टोरी, जिसमें एक वुड कटर होता है जिसकी एग्स एक दिन नदी में गिर जाती है, वो रोता है और रिवर गॉडेस से प्रे करता है वो उसकी एग्स को लाकर दें।
रिवर गॉडेस उसकी प्रार्थना से खुश हो जाती हैं और उसको गोल्ड और सिल्वर एग्स दिखाती हैं, लेकिन जो वुड कटर होता है वो ऑनेस्ट होता है और वो मना कर देता है कि नहीं, ये दोनों मेरी एग्स नहीं है, मुझे मेरी जो आयरन एग्स थी वही चाहिए। तो उसके बाद रिवर गॉडेस उसको तीनों एग्स एज अ गिफ्ट दे देती हैं उसकी ऑनेस्टी से खुश होके। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्पोर्ट्स फन। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में, और वो गेम्स हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी बॉडी और माइंड के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स फन। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है इस वार्म अप सेक्शन में? आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्लेइंग सैक रेस? सैक रेस इसमें से कौन सा बच्चा कर रहा है? ये कर रही है पूनम। सेकेंड, हु इज प्लेइंग टेनिस? टेनिस कौन खेल रहा है? टेनिस खेल रही है आलिया। हु इज प्लेइंग फुटबॉल? फुटबॉल कौन खेल रहा है? तो फुटबॉल यहाँ पे खेल रहा है कमल। फोर्थ, हु इज प्लेइंग फ्रॉग रेस? फ्रॉग रेस कौन कर रहा है? फ्रॉग रेस कर रहा है नितिन। हु इज रनिंग? कौन रनिंग कर रहा है? सुनीता। एंड हु इज प्लेइंग चेस? चेस कौन खेल रहा है? चेस खेल रहा है कपिल। तो यहाँ हमने कितने सारे गेम्स के बारे में पढ़ा? सैक रेस, टेनिस, फुटबॉल, फ्रॉग रेस, रनिंग और चेस। अब इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। It was sports day in Pihu's school. The school looked different. There were colorful balloons and balls all around. The children looked different today. They were running around. उस दिन पीहू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। स्पोर्ट्स डे क्या होता है? जिस दिन हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। उस दिन हम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं, हम पूरा दिन कहाँ रहते हैं? स्पोर्ट्स फील्ड में रहते हैं। हम डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो चीफ गेस्ट होते हैं वो हमारे स्पोर्ट्स डे का इनॉग्रेशन करते हैं। तो उस दिन जब पीहू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, उस दिन उसको जो स्कूल है अपना वो बहुत डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। कलरफुल बैलून्स और जो बॉल्स थी वो स्कूल में चारों तरफ लगी हुई थी। क्या सेलिब्रेट करने के लिए? स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। देयर वर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो फ्लैग्स ऑन टॉल पोल्स इन द प्लेग्राउंड। और उस दिन बच्चे भी बहुत डिफरेंट लग रहे थे। सबने नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म न पहन के अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन रखी थी, स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे, और वो चारों तरफ भाग रहे थे। कोई प्रैक्टिस कर रहा था, कोई बैठा था, कोई अपना वार्म अप कर रहा था। चारों तरफ भागा भाग थी उस दिन। और प्लेग्राउंड में कौन से कलर के फ्लैग लगे हुए थे? प्लेग्राउंड में लगे हुए थे रेड कलर का फ्लैग, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सभी कलर के फ्लैग्स उस दिन बड़े बड़े पोल्स पे प्लेग्राउंड में लगे हुए थे, अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। पेरेंट्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रन सेट इन अ बिग सर्कल अराउंड द प्लेग्राउंड. The 100-meter race was going to start. The children stood ready to run. अब पेरेंट्स, टीचर्स और वो चिल्ड्रन जो रेस में पार्टिसिपेट या किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऑडियंस में थे, वो प्लेग्राउंड के चारों तरफ सर्कल बना के बैठे हुए थे, जिससे वो जो स्पोर्ट्स होने वाला था वहाँ पे उसका आनंद ले सकें। और फर्स्ट हमारी क्या स्टार्ट होने वाली थी? 100 मीटर रेस वो स्टार्ट होने वाली थी और सभी बच्चे रेडी थे रनिंग के लिए। पीहू स्टूड विद हर फ्रेंड्स वेटिंग फॉर द रेस टू स्टार्ट. पीहू सॉ मॉम क्लैपिंग. शी सॉ साहिल वेविंग टू हर. साहिल वॉज हर यंगर ब्रदर. 1, 2, 3 द टीचर कॉल्ड आउट. अब पीहू ने भी उस 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था। वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ रेस के स्टार्ट होने का वेट कर रही थी और अपनी पोजीशन पे खड़ी थी। पीहू ने देखा कि उसकी मॉम बैठी हैं प्लेग्राउंड के बाहर
और उसके लिए क्लैपिंग कर रही हैं, मतलब उसको इंकरेज करने के लिए तालियां बजा रही हैं। उसने देखा साहिल उसको देख के ऐसे वेव कर रहा है। अब साहिल कौन था? साहिल पीहू का छोटा भाई था। तभी टीचर ने बोला 1 2 3, और 1 2 3 सुन के सारे बच्चे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? भागना स्टार्ट कर देते हैं। द चिल्ड्रन बिगेन टू रन, पीहू रैन टू। एज शी रैन, साहिल स्टार्टेड क्राइंग। पीहू turned to look at साहिल, so she did not see the stone. अब क्या हुआ? सब बच्चों के साथ पीहू ने भी भागना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो भागने लगी उसका छोटा भाई उसको देख के रोने लगा। पीहू ने मुड़ के साहिल की तरफ देखा तो उसको प्लेग्राउंड में पड़ा पत्थर नजर नहीं आया और वो क्या हो गया? वो उससे टकरा के गिर गई। पीहू क्विकली गॉट अप but race was over. Her knees hurt. Pihu wanted to cry like Sahil. However, Sahil had seen her falling. He had stopped crying. He was looking at Pihu. अब पीहू जल्दी से उठती है, लेकिन तब तक जो रेस थी वो खत्म हो चुकी होती है। उसके नी में, उसके घुटने में चोट लग जाती है। अब पीहू को भी साहिल की तरह बड़ी तेज रोना आता है। वो भी चाहती है कि वो भी साहिल की तरह रोए, क्योंकि उसके चोट लग गई थी और रेस भी खत्म हो गई थी, वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन जब साहिल ने देखा कि पीहू गिर गई है तो उसने रोना बंद कर दिया और अब वो पीहू की तरफ देख रहा था। वो पीहू की चोट को भी देख रहा था। इट वॉज टाइम फॉर द लेमन एंड स्पून रेस। Pihu's lemon was in her spoon. Pihu's father was waving. Her mother was smiling. Sahil was getting ready to cry again. 1 2 3, the teacher called out. अब किसका टाइम था? लेमन और स्पून रेस का टाइम था। लेमन और स्पून रेस कौन सी होती है? जिसमें हम अपने मुंह में एक स्पून रखते हैं और उस स्पून में एक लेमन रखा होता है। हमें क्या करना होता है? रेस करनी होती है। जिसका लेमन सबसे पहले गिर जाता है वो रेस से बाहर हो जाता है, और जिसका लेमन लास्ट टाइम तक नहीं गिरता वो रेस को कंटिन्यू करता है और जीत जाता है। तो ऐसे ही जो पीहू का लेमन था वो भी उसकी स्पून में रखा हुआ था। पीहू के फादर उसको वेव कर रहे थे और उसकी मदर, पीहू की मदर, पीहू को देख के स्माइल कर रही थी। अब साहिल फिर एक बार रोने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब भी वो देखता था कि पीहू किसी रेस में पार्टिसिपेट करने जा रही है या भाग रही है या कुछ और कर रही है, वो क्या करता था? रोना स्टार्ट कर देता था। तभी टीचर ने बोला 1 2 and 3. The children ran, holding their spoons carefully. No one wanted the lemon to fall off. Pihu was thinking of Sahil. Was he crying again? She turned to look and her lemon fell down. अब सारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी स्पून को उन्होंने बहुत ध्यान से अपने मुंह में होल्ड किया रखता है। मतलब अगर उनकी स्पून जरा सी भी इधर उधर हुई तो उन्हें पता था कि उनका जो लेमन स्पून में रखा हुआ है वो गिर जाएगा और वो रेस से आउट हो जाएंगे। इसलिए वो भागने की कोशिश में स्पून की तरफ से ध्यान नहीं हटाते, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसका लेमन नीचे गिर जाए। अब पीहू किसके बारे में सोच रही थी? वो साहिल के बारे में सोच रही थी, अपने छोटे भाई के बारे में। वो ये देखना चाहती थी कि क्या वो फिर से रो रहा है, और जैसे ही वो अपनी गर्दन को ऐसे पीछे घुमाती है साहिल को देखने के लिए, उसका जो लेमन है वो नीचे गिर जाता है। शी रैन आफ्टर द लेमन, इट रोल्ड फास्टर एंड फास्टर। शी रैन इवन फास्टर, शी फाइनली फाउंड द लेमन। हाउएवर द रेस वॉज ओवर, शी वॉन्टेड टू क्राई लाइक साहिल। उसके बाद जैसे उसका लेमन गिरा वो लेमन के पीछे भागी लेमन को उठाने के लिए, लेकिन लेमन उससे तेज बार बार भागा जा रहा था, रोल पे रोल किए जा रहा था। अब पीहू अपनी पूरी जान लगा के भागी और उसने लेमन को पकड़ लिया, लेमन को उठा लिया। लेकिन तब तक जो रेस थी वो खत्म हो चुकी थी, ओवर हो चुकी थी। अब उसका फिर से मन किया कि वो भी साहिल की तरह रोए, लेकिन वो नहीं रोई। साहिल वॉज नॉट क्राइंग नाउ, ही वॉज लाफिंग। साहिल वॉज